हाँ तो अच्छा होगा कि क्या आप ना सजेस्ट करेंगे क्या बताना है, मैं जो बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो इट बेटर विच इज इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट से ज़्यादा दूसरी चीज़ ये कि आप कम टाइम में क्या अच्छे से समझ सकते हैं ना, ये सब भी देखने की बात है। तो सबसे पहले तो मतलब लॉजिकली देखो, केवल मेरे बताने से नहीं, आप आगे भी कोई भी एग्जाम देंगे तो एक थोड़ा अपने से भी सोचना है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मान लो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने का तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हो सकता है ना आए भी तो मतलब देख लो। फिलहाल तो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ ना, दोनों देखो ना, तो मैं रिवीजन क्लास में उसको बताऊंगा, पूरा पीरियड उसमें चला जाएगा, और आप अपने से भी सोच सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है वो किस तरीके। तो दूसरा टॉपिक क्या है, सब स्पेस का था। उसके बाद फिर सब स्पेस में मतलब कुछ कोई वेक्टर स्पेस है, इसको ऑलरेडी किया हुआ है। M2/R मींस सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। ये क्या एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसको प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी हमने, और इसके कुछ सबसेट्स गिवन है। तो क्वेश्चन में 2x2 लिखा रहता है, मतलब इसका सबसेट ले रहे हैं, मतलब सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में 2x2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, और लोअर ट्रायंगुलर, मतलब तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एक ही पार्ट है इसलिए एक बार में लिख दिया है। तो इनको क्या प्रूफ करना है, मतलब क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं क्या कि इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, और तो काफी छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसके साथ और एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है, आल्सो फाइंड their basis and dimension, basis and dimension। तो क्लास में आई थिंक ऑलरेडी अपर ट्रायंगुलर ऑलरेडी किया हुआ था ना क्लास में। तो अभी इनमें से जो भी बोलो, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, जो भी बोलो मैं कर देता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कौन सा करना है, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल? लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज करते हैं। तो पहले तो देखो लिखते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है कि लोअर ट्रायंगुलर, तो हमें खुद से पहले तो बनाना पड़ेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे अभी एग्जाम वाला पेपर देखा होगा तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि उसको W मान सकते हैं सेट को। तो पहले लिखते हैं कि वो जिसको हमें सब स्पेस प्रूफ करना है, पहले वो सेट तो लिखिए ना क्या आ रहा है। तो कैसे होगा, तो ये तो एक सबसेट है क्या, 2x2 मैट्रिसेस का जो स्पेस है उसका सबसेट है। तो फिर इसमें भी क्या होगा, 2x2 मैट्रिसेस होंगी, 2x2 मैट्रिसेस होंगी। कैसे, किसको कर रहे हैं हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर का ना, लोअर ट्रायंगुलर के लिए कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर। ये वाला कर रहे हैं। तो पहले लिखते हैं सेट। लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स होती है तो इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्री। यहाँ पे जो एंट्री काफी खराब सा डायगोनल बन गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे जो एंट्री है डायगोनल एंट्री है। अगर डायगोनल के नीचे सब जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। अगर नीचे जीरो है, अपर में है एंट्री, मतलब हो सकता है वो भी जीरो हो जाए, बट नीचे, उसके नीचे तो गारंटी है कि जीरो है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर यहाँ पे एंट्रीज है, बट यहाँ पे सारे क्या है, जीरो 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 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। तो 2x2 में तो काफी आसान है बनाना, ये डायगोनल है, मतलब 4 ही एंट्री होती है ना 2x2 में। इन जनरल ये इस तरह का हो सकता है, ABC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो सेट समझना है, लोअर ट्रायंगुलर इस तरह से होगा। अगर डायगोनल होता तब क्या होता, जीरो। डायगोनल होता तो यहाँ भी जीरो हो जाता, बस यहाँ पे 2 एंट्री आती है, ठीक है ना। और ABC कैसे होने चाहिए, ABC कैसे होने चाहिए, रियल नंबर, क्योंकि M2/R का ये तो ये है। और हमको इसको क्या दिखाना था, हमें इसको क्या दिखाना है आपको, इसको सब स्पेस शो करना है। तो ABC इस तरह से लिख लिया, और चाहे तो हम लोग इंडेक्स वाला नोटेशन लेंगे, ज्यादा थोड़ा बेसिस वगैरह लिखने में भी ठीक रहेगा ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, A11 लिखते हैं, इसको A21 लिखते हैं, और इसको A22 लिखते हैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे एक साथ ही लिख देते हैं, चाहे तो AIJ, मतलब सारी एंट्री के लिए एक साथ लिख दें, AIJ बिलोंग्स टू, AIJ मतलब वो सबके लिए, I1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो 1 1 मतलब पहली रो पहले कॉलम की एंट्री, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, और 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री। तो ये तो हो गया लोअर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर होता तो यहाँ पे A21 होता है, यहाँ जीरो होता है। डायगोनल होता तो ये भी जीरो हो जाता, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, क्या करेंगे, हमें दो एलिमेंट लेते हैं इसके। तो 2 एलिमेंट ले लिया, क्या क्या, हम एक मैट्रिक्स ले लिए A11 0, A21 और A22, और एक दूसरा ले लेते हैं क्या, एक और मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं इस सेट से, एक की जगह B कर देते हैं। जस्ट ये नोटेशन है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, B11 0
B21 और B22 ये ले लेते हैं। अगर इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? A11 प्लस B11 और 0 प्लस 0 0 आएगा। A21 प्लस B21। अरे वाह, हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो ऐड करने पे क्या हुआ देखो, कुछ लोग अभी इवेलुएट कर रहा था, कुछ लोग ये लिखे भी थे लेकिन आगे ये नहीं लिख रहे थे बिलोंग्स टू W, वो लिखना जरूरी है हमें। या फिर तो हमने क्या किया देखो, दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, उनको ऐड किया तो क्या हुआ, अभी जो मैट्रिक्स आई वो भी लोअर ट्रायंगुलर है ना। लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या 2 क्रॉस 2 में तो बहुत आसान क्राइटेरिया क्या, ये वाली एंट्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस 0 0 ही आया, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू W, ये लिखना जरूरी है। और ये भी लिख देंगे फॉर एवरी A11 0 A21 A22 और इधर थोड़ा स्पेस बना इसी लाइन में लिख लेते हैं। चलेगा ना, देखो। और B11 0 B21 और B22 बिलोंग्स टू W। ये किसका सिंबल है, फॉर एवरी, और ये बिलोंग्स टू W। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं W का, उनको ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी, W के अंदर आएगी। W के अंदर आने क्या क्राइटेरिया, सिंपली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो विद रियल एंट्री, ये वाली एंट्री क्या हो, 0 हो। तो कोई भी मैट्रिक्स लोगे दो, जहाँ पे ये और ये 0 है, तुमको ऐड करोगे 0 प्लस 0, उस वाली एंट्री पे 0 ही आएगा। और अगला क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, A11 0 A21 A22, तो क्या मिलेगा इससे बताओ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अल्फा A11, फिर अल्फा को 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या वो 0 आएगा, अल्फा A21 अल्फा A22। तो ये भी क्या है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये भी क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर है। यहाँ 0 था तो अल्फा से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या होगा, 0 रहेगा। तो ये भी क्या है, बिलोंग्स टू W। इधर क्या लिख देते हैं हम लोग, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू R। ये रियल नंबर एक स्केलर लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना अल्फा की जगह, हाँ स्केलर है ना, एक स्केलर देखते हैं, मतलब दो चीजें देखना है, ये इसलिए देखते हैं, बता रहा हूँ पहले इतना लिखते हैं। और A11 0 A21 A22 बिलोंग्स टू W। ये वाला हाँ, ये लिखना जरूरी है ना, कि मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी, देखो लैंग्वेज में, प्लेन लैंग्वेज में समझो इसका क्या मतलब हुआ। प्लेन लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो लिखा है ये वाली लाइन, इसका मतलब कि मैं कोई भी, इसको पहले भी लिख सकते हो, इसके पहले भी लिख सकते हो, बाद लिख लेंगे, वैसे हम लोग जनरली बाद में लिखते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लेता हूँ लोअर ट्रायंगुलर और उनको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। दूसरे वाले का क्या मतलब है, अगर मैं एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लूं और एक स्केलर लूं, स्केलर में एक रियल नंबर लेता हूं, उस स्केलर से किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। जाहिर सी बात है कि अल्फा को जहां पे 0 है वहां किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर बना रहेगा। तो ये एक्चुअली देखो, सब स्पेस का डेफिनेशन क्या बताया था हमने, कि वेक्टर स्पेस का सबसेट है और वो खुद भी वेक्टर स्पेस बनाएगा उसी ऑपरेशन से। तो वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 10 प्रॉपर्टी ना, लेकिन हम कितनी चेक करें, केवल 2 चेक करें। क्यों, क्योंकि बाकी 8 प्रॉपर्टी अगर किसी स्पेस में ट्रू हो रही है तो उसके सबसेट में भी ट्रू होती है, इसलिए नहीं चेक करते बाकी को, तो हम केवल 2 को चेक करते हैं। तो ये रीजनेबल, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देना ठीक है, तो वो 10 प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ा होगा। तो ये यहाँ तक भी, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं, छोटा है। तो 2 पार्ट और इसमें लग गए, क्या, बेसिस और डायमेंशन निकालना है। ये दोनों समझ में आ रहे सबके, आ रहे ना। तो बेसिस और डायमेंशन निकालना है। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस मतलब होता है उसके ऐसे एलिमेंट जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से किसी को भी लिख सकते हैं यूनिकली, किसी भी एलिमेंट को। और डायमेंशन क्या है, बेसिस में जितने एलिमेंट है वही क्या हो गया, डायमेंशन। तो बेसिस बनाने का ट्रिक बताया था। तो पहले इतना लिखने के बाद क्या लिख देंगे हम लोग, हेंस W इज ए सब स्पेस ऑफ M2 ओवर R। वो ये सब काफी लोग तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। अच्छे से लिखने का भी प्रैक्टिस करिए।
तो ये दोनों स्टेप होने के बाद क्या लिख देंगे हम लोग कि हेंस W इज ए सब स्पेस ऑफ M2R। तो इतना करोगे तो 3 मार्क्स का हो जाएगा आपका। फिर अब बाकी 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए बेसिस और डायमेंशन। तो बेसिस कैसे लिखेंगे कि बेसिस ऑफ W इज गिवन एज ए बेसिस ऑफ W इज गिवन एज, तो इसको लिख देते हैं B। और देखते हैं बेसिस बनाने का क्या ट्रिक है। बेसिस बनाने के लिए ये बताया था कि इसमें जो कोई भी मैट्रिक्स है इस तरह से कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है इसमें। देखो ये वाला तो हमें पता है फिक्स है, 0 रहेगा हमेशा। अब ये 3 जैसे A11 है A21 है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, मतलब वैसे डेफिनेशन से क्या है वो जाने देते हैं, ट्रिक देख रहे हैं कैसे बनाएंगे। A11 A21, जैसे मान लो कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं बोलूँ यहाँ 2 लिख दिया, तो यहाँ तो कुछ भी ले सकता हूँ ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना कि यहाँ पे ये है तो ये होना चाहिए। तो सारे तीनों ही क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी केस में बेसिस बनाने का तरीका क्या है हमारा कि एक एक बारी हर एक कंपोनेंट को 1 लेंगे, बाकी कंपोनेंट को क्या करेंगे 0 करेंगे। तो पहली बारी क्या किया हमने A11 को 1 लिया, बाकी को 0 किया, तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी बताइए 1 0 0 0। ठीक, ये होगा ना, यही होगा ना। अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए 0 0 1 और 0 0 0 नहीं ये तो अब 0 रखना है, 0 0 0 1, बस ये हो गया। और इसको बेसिस क्यों बोल रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना, मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर देखो मैट्रिक्स के बनाने के लिए मैं क्या करूं, A11 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस A21 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस A22 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, ये तीनों अगर करेंगे तो उनको ऐड करो तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जैसे बता देता हूँ एक आइडिया कि बेसिस क्यों कहते हैं। मान लो मुझे ये मैट्रिक्स बनानी हो, 2 0 -3 7, मान लो ये मैट्रिक्स बनानी हो, इस बेसिस का यूज करके कैसे बना सकते हैं। इसको इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, बस बता रहा हूँ क्यों बेसिस बोलते हैं। और -3 टाइम्स 0 0 1 0 प्लस 7 टाइम्स 0 0 0 1, ऐसा लिख सकते हैं ना इस मैट्रिक्स को। तो कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, इसीलिए उसको बेसिस बोलते हैं। फिलहाल ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छी बात है। और अब नेक्स्ट हमें क्या है, इतना तक लिखोगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके 4। अभी एक काम और बचे, क्या डायमेंशन बताना। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन बेसिस। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छी बात है कि आपने समझ के लिखा। कितने एलिमेंट है इसमें 3 हैं। तो अभी मेरे ख्याल से काफी लोग समझ रहे हैं, शुरू में तो कुछ लोग इसको काउंट करने लगते हैं 12, तो अभी खैर अब इसमें देखो एलिमेंट इसके कैसे, मैट्रिसेज अपने आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट है ना। ये मैट्रिक्स एक एलिमेंट हुआ, ये मैट्रिक्स 1 2 3, टोटल कितने 3 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया 3 हो गए। तो आई होप अगर इतना पूरा लिख देंगे, ये क्वेश्चन आया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया सबकी पूरा। तो बहुत ज्यादा तो नहीं लिखने में, कोई आपको कितना 90 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको टोटल 6। मैंने फॉर्मेट दिया है ना, 90 मिनट में आपको कितने करने क्वेश्चन 6 करने हैं, तो 15 मिनट में हो जाएगा ना आराम से, 15 मिनट में आराम से हो जाएगा ना ये। नेक्स्ट पेज करें, लिखने की जरूरत, लिखा तो नोट्स तो दिया है, लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए ज्यादा। हाँ ये भी शेयर करो, नेक्स्ट पेज करें ना, हाँ नेक्स्ट पेज करें ना, ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है सोल्यूशन, और इसका क्यूआर भी दे ही देंगे। डायगोनल के दो, ये समझ में आया सबको, आ गया ना। तो देखो अब ध्यान ये रखना है कि कभी भी इस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे से समझो। कोई जरूरी थोड़ी कि यही पेज चलाए, इससे मिलता जुलता कोई और भी है तो उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि कोई और भी आए तो वो भी कर सकूं। तो अपर ट्रायंगुलर को ऑलरेडी क्लास में किया हो, तो वैसे डायगोनल का करते तो पूरा मैं नहीं लिखूंगा डिटेल में। डायगोनल में देखो ऐसे रहता है डब्ल्यू हमारा, ऐसे रहता, थोड़ा जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा A11 0 A22, यहाँ पे जो भी A11 A22 दो ही एलिमेंट है इसमें, ये बिलोंग्स टू क्या है आपका रियल नंबर से नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे दो ही है तो ए और ये लिखने की जरूरत नहीं। इसमें क्या ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा डायगोनल वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A11 0 0 A22, और दूसरी मैट्रिक्स क्या ले लेंगे B11 0 0 B22, इनको ऐड करोगे क्या होगा
डायगोनल पे A11 प्लस B11 यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, डायगोनल एंट्री मिलेगी। ऐसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा, यहाँ जीरो आएगा ना, स्केलर से मल्टीप्लाई करो अल्फा से, तो यहाँ अल्फा टाइम जीरो जीरो होगा, यहाँ भी अल्फा टाइम जीरो, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ये वाला समझ में आ रहा है ना, सोल्यूशन ऑलरेडी आपको शेयर है ना, तो फिर से नहीं लिख रहा हूँ ताकि और चीजें डिस्कस। इसका बेसिस बनाना हो तो कैसे करेंगे, 1 0 0 देखो इसका बेसिस बताइए आप लोग क्या होगा, 1 0 0 क्या होगा 1 0 0 0 और 0 0 0 1। यही होगा ना बेसिस। सबको आ रहा है समझ में, आ रहा है ना सबको, सबको क्लियर है ना बेसिस इसका। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप सबको समझ में आ रहा है, इसका डायमेंशन होगा 2। तो आ रहा है पीछे, आ रहा है ना सबको समझ में। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा। इसको प्रूव कर लीजिएगा। एक तो ये वाला करना है, एक तो अल्फा A11 0 0 A22 ये करोगे तो भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। अल्फा A11 0 0 अल्फा A22 ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू W आ जाएगा। इधर भी ये हो जाएगा क्या, 11 नहीं 1 बनाए नहीं नहीं, उसके लिए देखो ये क्या जस्ट नोटेशंस है कि मैंने कहने का मतलब ये होता है कि मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली। यहाँ पे क्या नोटेशन है ना, A11 A22 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, तो कोई भी मैं एक दो अलग अलग ले ली, बस 2 मैट्रिक्स ले ली। यहाँ पे ये दिखा रहा है अगर 2 मैट्रिक्स ऐड करें, 2 डायगोनल मैट्रिक्स ऐड करें तो एक डायगोनल मिलेगा। इन जनरल कोई भी एलिमेंट ऐसे है, तो बस मतलब जैसे मान लो मुझे देखो B11 वाला लिखना हो, उसको भी इस बेसिस से लिख सकते हैं ना, अलग लिखने की जरूरत नहीं। B11 बनाना इस बेसिस से क्या होगा, B11 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस B22 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, यही होगा ना। ये मैट्रिक्स बनाने के लिए इस बेसिस से क्या करोगे, B11 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस B22 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स इससे बनाना तो क्या करोगे, A11 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस A22 टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो बेसिस सब मैट्रिक्स के लिए काम करती है। डायमेंशन इसका 2 हो गया। तो अगर ये तीनों पार्ट आप अच्छे से समझ गए तो आपका 5 मार्क्स तो आ सकता है। ये तीनों समझ में आ रहा है, नहीं भी आया तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से लिखिए। मतलब कुछ लोग समझने के बावजूद भी बहुत खराब तरीके से लिखते हैं, 1-2 लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे लिखते, तो समझने के बाद भी अच्छे से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वाला आ गया ना, सब कुछ सब स्पेस का आ गया ना क्वेश्चन, तो ये तीनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताता हूँ मैं, रैंक नलिटी थ्योरम का पहले बताता हूँ, काफी आसान है। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम में क्वेश्चंस कैसे अभी दिया होता है वेरीफाई करने का ना। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक 0y0 वाला क्लास में किया था ऑलरेडी, इसका करते हैं क्वेश्चन, ये करते हैं वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम और E from R3 to R3 defined as T of x y z, हाँ ठीक है, x y z, इसकी इमेज का क्या मिल रही है हमें, x0 z, ये इमेज मिल रही है। क्लास में ऑलरेडी ये किया हुआ था, कौन सा, उसमें इमेज आता था 0y0 टाइप का आता है ना, क्लास में ऑलरेडी ये किया हुआ था। तो ये करते हैं, जो आपको सोल्यूशन दिया है उसमें देखोगे तो लीनियरिटी भी चेक किया हुआ है, वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक किया हुआ है, वो आप स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बस हम क्या करते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, रैंक नलिटी थ्योरम ये होती है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल आता है, जो पहला वाला स्पेस है, डोमेन वाला स्पेस, इसकी डायमेंशन के इक्वल। R3 का डायमेंशन कितना है, 3। R3 का डायमेंशन क्या है, 3 है। इसकी बेसिस में क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आते हैं ना। तो R3 का डायमेंशन मतलब स्टैंडर्ड बेसिस, और भी बेसिस हो सकती है। तो R3 का डायमेंशन 3 है, यानी इसकी रैंक और नलिटी कैसे आनी चाहिए, मतलब या तो 0+3 टाइप से आए, या तो 1+2 या 2+1 या फिर 3+0 0+3, यही 4 तरीके से आ सकता है। तो रैंक और नलिटी अलग अलग निकालते हैं। इसका डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है 3, वो क्या आना चाहिए, या तो 3+0 आए, या तो 2+1 या 1+2, ऐसे ही आना चाहिए। तो निकालते हैं कि, तो देखो
रैंक निकालना बहुत आसान होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैट्रिक्स में कभी मैट्रिक्स में हो सकता है, मतलब इस तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत आसान है निकालना। तो रैंक निकालने के लिए क्या करें, रैंक क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, रैंक होता है इमेज स्पेस का डायमेंशन। क्या होता है, इमेज स्पेस का डायमेंशन होता है। तो पहले इमेज स्पेस लिखते हैं, क्या होगा, क्योंकि इमेज स्पेस इसका एक सब स्पेस होता है तो उसका भी कुछ डायमेंशन होगा। पहले तो इमेज स्पेस लिखते हैं, क्या क्या IMT करके लिखा है, कई तरह से लिख सकते हैं। अरे हाँ, कोई भी पहले निकाल सकते हैं, तो पहले आसान वाला बताते हैं। आप दोनों में कोई एक पहले कर सकते हैं। तो पहले इमेज का, क्योंकि डायरेक्ट हमें दिखता है, इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब ये होता है कि P ऑफ X Y Z। तुम लोग जानते हो तब क्यों की बात कर रहे यही है ना इमेज का स्पेस, इमेज का डेफिनेशन। इमेज का डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि R3 मतलब पहले वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट है, मतलब X Y Z बिलोंग्स टू R3 है, तो उसकी इमेज का कलेक्शन P ऑफ X Y Z जितना भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे क्या होता है 3 1 2 होता, तो यहाँ पे क्या आता है 3 0 2 आ जाता। तो जितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं R3 में, सबकी इमेज का कलेक्शन इमेज स्पेस होता है। तो डेफिनेशन से कैसे बताया इमेज कैसी होगी, P ऑफ X Y Z कैसा दिख रहा है, X0 Z है, डेफिनेशन से क्या है X0 इस तरह से। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जब इससे ये लिखते हैं यहाँ भी T लिखते हैं। अब T लिखने की जरूरत नहीं है ना, P ऑफ X Y Z यहाँ तो T नहीं लिखा है ना, फिर से नहीं T लिखना है, X0 Z। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, अब इसको पूरा लिखने से अच्छा दो कंपोनेंट है। अगर X Y Z बिलोंग्स टू R3 मतलब तीनों अलग अलग R में है, तीनों अलग अलग क्या रियल नंबर से, इसको ऐसा लिख देते हैं, क्या दिक्कत। हाँ, इसको ये हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, X Y Z बिलोंग्स टू R3 मतलब तीनों अलग अलग रियल नंबर है। अब बीच वाला तो हमें पता है कि 0 आ रहा है, तो उसको क्यों लिखे, X और Z को लिख दिया कि वो रियल नंबर्स है। अब इसका डायमेंशन देखने के लिए क्या चाहिए, हमें बेसिस चाहिए, बेसिस ऑफ इमेज T। ये क्या हो जाएगा, कई बेसिस हो सकती है, एक बेसिस सिंपल तरीका क्या बताया, दो कंपोनेंट है X और Z जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, तो एक बार क्या करेंगे X को 1 लेंगे और Z को 0, एक बार क्या करेंगे Z को 1 और X को 0, तो क्या आएगा बेसिस बताइए। नहीं, पहले X को 1 लिया तो क्या मिला 1 0 और Z को 0 ले रहे हैं अभी, और फिर क्या लिख सकते हैं 0 एक बार 0 0 1 2। इसमें कितने एलिमेंट आए, 2। तो यानी इमेज स्पेस की डायमेंशन कितनी आई, 2। इसी को क्या बोलते हैं रैंक, इसको क्या बोलते हैं रैंक, रैंक ऑफ T। नोटेशन इसका क्या बताया था, नोटेशन क्या बताया था, ऐसे लिखा रो बनाया था ना, रो ऑफ T, रो T रो ऑफ T, रो। रैंक ऑफ T क्या है आपका, डायमेंशन ऑफ, मतलब ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात। डायमेंशन ऑफ इमेज T, डायमेंशन का मतलब इमेज T की बेसिस में कितने एलिमेंट है, 2 वेक्टर है ना, इसमें 2 वेक्टर दिख रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया, रैंक मिल गए 2। अब नलिटी निकालना, इसी पेज पे करते हैं ना। तो नलिटी क्या होता है आप बताइए, नलिटी होता है डायमेंशन ऑफ कर्नेल स्पेस, और कर्नेल का डेफिनेशन क्या है, कर्नेल का डेफिनेशन क्या है, कर्नेल ऐसे एलिमेंट होते हैं इस वाले वेक्टर स्पेस के जिनकी इमेज क्या हो जाए 0 वेक्टर मिलती है। X Y Z बिलोंग्स टू R3 लिखना है, पहले स्पेस में जो है सच दैट T ऑफ X Y Z, नीचे लिख दे रहा हूँ, T ऑफ X Y Z इक्वल्स टू 0 0 0। तो अगर मान लो इस तरह से बनाया गया, जैसे ये R3 है और ये भी R3 है, R3 से R3 मैपिंग है T। तो कर्नेल में कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो किसी का एलिमेंट 0, किसी का इमेज 0 वेक्टर आ सकता है ना, तो इसमें मान लो जो नहीं एक का ही है, बहुत सारे का आ सकता है ना, तो जिनका इमेज 0 वेक्टर मिल रहा है 0 0 0, वो क्या हो जाता है कर्नेल T हो जाता है, उसको क्या होता है कर्नेल T। और इमेज T क्या होता है, इधर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज का कलेक्शन, इधर इमेज T होता है। तो कर्नेल T डेफिनेशन से लिख दिया कि R3 के वे वेक्टर्स जिनका इमेज क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और बाय डेफिनेशन क्या आएगा X Y Z बिलोंग्स टू R3 सच दैट T ऑफ X Y Z क्या था X0, थोड़ा इधर
बेटर है कि सेम लाइन अलाइनमेंट में लिखा जाए ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या है बताइए, x0z है, x0z इक्वल्स टू 0 0 0। तो यहाँ से हाँ कुछ लोग लिख भी रहे हैं तो ये सब ब्रैकेट वगैरह छोड़ दे रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली लिखना है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन करते हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम लोग सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल यहाँ 0 लिख सकते हैं, x की जगह पे 0, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है x इक्वल्स टू 0। और y के बारे में तो कुछ पता नहीं चला ना, y के बारे में आज कुछ नहीं पता, इसका मतलब y इन जनरल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ से दिख भी रहा है कि y हम कुछ भी लें, y यहाँ पे कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, इसलिए कर्नल में y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे y लिख लिया। और z क्या होना चाहिए, 0, z इक्वल क्या है, 0 है, ये हो गया। और y क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ से लिख देते हैं y बिलोंग्स टू R। यानी कर्नल हमारा किस तरह का है, 0y0 टाइप का। अगर है कोई भी वेक्टर इधर पे क्या लें, 0y0 टाइप का लेते हैं, तो क्योंकि ये x 0 है तो यहाँ 0 आएगा ही, z 0 है तो 0 आएगा ही। अब y कुछ भी हो रहा है तो ये क्या होगा, 0 ही आ रहा है, ऐसा डिफाइन नहीं किया गया इसको। तो ये इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या आ गया, कर्नल t आ गया। और इसकी बेसिस क्या होगी, नहीं डायमेंशन 1 होगी ना, बेसिस क्या होगी, बेसिस का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन सबको लिख सकते हैं, इसकी बेसिस क्या हो जाएगी, बेसिस ऑफ कर्नल। ए बेसिस लिखते हैं इसलिए कि बहुत सारी बेसिस हो सकती है, उनमें से एक बेसिस समझ रहे हैं। और डायमेंशन में हमेशा दा लिखते हैं क्योंकि डायमेंशन यूनिक होता है। ए बेसिस ऑफ कर्नल टी इज 0 1 0 ना, इसके किसी भी एलिमेंट को y टाइम्स 0 1 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ 0 2 0 हो तो उसको 2 टाइम्स 0 1 0 लिख सकते हैं, 0 -3 0 हो तो उसको -3 टाइम्स 0 1 0 लिख सकते हैं। तो किसी भी इस तरह के किसी भी वेक्टर को इसके किसी स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, इसका बेसिस है। डायमेंशन क्या होगा इसका, और इसकी डायमेंशन को क्या बोलते हैं, नलिटी। नोटेशन वाइज लिखते हैं न्यू ऑफ टी, न्यू ऑफ टी मतलब नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। कर्नल टी का डायमेंशन मतलब उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, 1 है ना, एक ही वेक्टर है 0 1 0, ये क्या हो गया 1 आ गया। तो अब हमें रैंक और नलिटी दोनों मिल गई है वेरीफाई करने के लिए। इतना भी करके छोड़ेंगे तो 4 मार्क्स तक मिल सकता है, लेकिन लास्ट काम क्या है, मेन गोल क्या है, वेरीफाई करना ना। तो हम लोग रैंक और नलिटी को ऐड करते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। इमेज टी को नहीं ऐड करें, उसकी डायमेंशन को, इमेज टी की डायमेंशन उसको रैंक बोलते हैं, नलिटी ऑफ टी या तो रो ऑफ टी प्लस न्यू ऑफ टी। नोटेशन में वो भी लिख सकते हैं, अगर वो लिख रहे हैं नोटेशन में ये भी लिख सकते हैं। देखो मैं बहुत सारा अल्टरनेट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। न्यू ऑफ टी, इनको ऐड किया तो क्या आएगा, रैंक कितना आया था 2, नलिटी कितना है 1, इनको ऐड किया क्या मिला 3। रैंक नलिटी थ्योरम से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ क्या आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ R3 आना चाहिए, जो कि 3 होता ही है। इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ R3। यहाँ पे भी R लिखते हैं तो वो होता है कि ये वाला R3 ओवर R बना रहा है, बाकी चलेगा। R3 का डायमेंशन ओवर R क्या होता है, 3 होता है। ये तो मतलब वैसे भी बिना लीनियर अलजेब्रा पढ़े बिना भी उसको क्या तो 3 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं हम लोग, उसका 3 है डायमेंशन पता है। तो लास्ट में क्या लिखना है हमें, हेंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड, रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड, थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ गए, आ रहा समझ। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि क्लास में एक कराया था, वहां पे क्या था 0y0 इधर आ रहा था, एक क्वेश्चन क्लास में कराया था ना, वहां पे 0y0 था, तो उसमें ये वाला स्पेस क्या बन जा रहा था, इमेज बन जा रहा था, और ये वाला क्या बन जा रहा था, कर्नल टी वाला। ये शुरू से कहां से डायमेंशन निकालने का, डायमेंशन ये बोल रहे हैं, डायमेंशन तो सिंपली डेफिनेशन है कि बेसिस में कितना एलिमेंट है। बेसिस क्यों बोल रहे हैं, बेसिस इसलिए बोल रहे हैं 0 1 0 को, कोई भी वेक्टर इस तरह का है 0y0,
देखो कर्नल टी में किस तरह के वेक्टर्स हैं, इस तरह के हैं, 0 y 0 टाइप का। तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है ना, 0 1 0 ऐसे लिख सकते हो ना। उसको जनरेट करने के लिए केवल एक ही वेक्टर चाहिए ना। उस वेक्टर में मान लो यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, 0 10 0 चाहिए। मान लो कर्नल में क्या चाहिए, 0 10 0 चाहिए, क्या लिखोगे, 10 टाइम्स 0 1 0। तो उसको जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए। तो उसको इसलिए उसका बेसिस ये बना रहा है। और कितना एक वेक्टर है, एक ही वेक्टर है बेसिस में, तो क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। डायमेंशन क्या होगी इसकी, 1 होगी। दैट्स इट। ये तो लिख दिया डिटेल में। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, यार है समझ में। तो इसी टाइप की देखो और भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। पहले तो मान लो ऐसे हो जाएगा, मान लो p ऑफ x y z, मान लो इस तरह लिखा हो x y 0 ऐसे लिखा हो, तब रैंक कितना आएगा, रैंक कितना आएगा, रैंक अभी भी 2 ही आएगा, रैंक 2 ही आएगा। इमेज स्पेस क्या इस तरह का होगा, लेकिन इमेज स्पेस का बेसिस क्या होगा, ऐसे होगा 1 0 0। उसमें दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा था, 0 0 1। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एलिमेंट 0 1 0 होगा, 0 1 0 हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा रैंक जो है वो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ रैंक अगर थोड़ा समझोगे तो डायरेक्टली दिखता है कि वेक्टर जो उसका डिफाइन किया है, इमेज में कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, 2 ही है ना। तो इसका रैंक क्या है, 2 है। अब जो बाकी बचा तो 1 आनी चाहिए। नलिटी कैसे आएगी, जो कंपोनेंट यहाँ 0 अपने आप बना हुआ है उसको कुछ भी लो, कर्नल किस टाइप का आएगा, कर्नल टी हमारा 0 0 z टाइप का आएगा, यही आएगा ना। क्योंकि मैं z को कुछ भी लूं तो यहाँ 0 अपने आप 0 वेक्टर बनने लगेगा ना। x y को कुछ भी लेने पे नहीं आएगा। तो बस इसका क्या हो गया, नलिटी क्या आ जाएगी, तो इसका नलिटी हो जाएगी 1। तो 2 + 1 = 3 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अगर मान लो ये वाला हो तो इक्वल्स टू 0 y 0 क्लास में किया हुआ था ना। इसका रैंक क्या होगा बताइए, इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा ना। इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। इसका रैंक क्या होगा, 1 है ना। इसका बेसिस क्या है, 0 1 0 वाला वेक्टर ना। जो पिछला क्वेश्चन था उसी का मतलब स्वैप कर देंगे, जो उसमें कर्नल था वो इसमें इमेज बन जाएगा, जो इमेज है वो कर्नल बन जाएगा। इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इमेज में केवल एक ही इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है ना। तो बेसिस में क्या आएगा वेक्टर, 0 1 0 आ जाएगा। और नलिटी क्या होगी इसकी बताइए, नलिटी क्या होगी इसकी, 2 होगी। क्योंकि कर्नल क्या बनेगा, कर्नल ये बनेगा हमारा, कर्नल इस टाइप का आएगा ना, x 0 z टाइप का, x z बिलोंग्स टू r, ये होगा ना, कर्नल यही होगा ना। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको इक्वल्स टू 0 0 करोगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो y इक्वल्स टू 0 है, x और z फ्री है, कुछ भी हो सकते हैं। x और z कुछ भी लो यहाँ तो अपने आप 0 आ ही रहा है ना। तो कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है यहाँ पे, x और z, दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। तो एक बारी क्या x को 1 लोगे, एक बार z को 0, एक बार z को 1 लोगे, x को 0 1 लोगे। तो फिर इसके बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे। नलिटी इसका कितना है, 2। इसको ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था। तो अगर ये तीनों भी अच्छे से कर लोगे तो और 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं ना। और भी ऑप्शंस भी रहते हैं मतलब क्वेश्चंस में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने का। ये तो क्या रैंक नलिटी थ्योरम का था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कोई क्वेश्चन बता देते हैं, कौन सा बताना है, x, y वाला तो ऑलरेडी क्लास में बताया। अगर ये कहो नहीं वाला बता, QR को बताना है। अच्छा ठीक है, चलो इसको हाँ मैं तो थोड़ा सा बस इसके बारे में बता देता हूँ। देखो एक तो ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन देखो ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था हमने। और इसके बाद देखो इसके साथ 2 और एक्स्ट्रा चीजें, अभी मान लो री एग्जाम देखा होगा मिड टर्म का, तो उसका पेपर भी अच्छे सॉल्व करिएगा। तो इसमें देखो क्या है, x, y है ना, x, y। तो इसके साथ ये भी पूछा गया है, हाँ बस थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो इसके साथ ये भी पूछा गया है, क्या पहले पूछा गया लीनियर ट्रांसफॉर्म प्रूफ करना, सॉरी R2 नहीं है, C2 से था, एक कॉम्प्लेक्स वाले स्पेस से था। तो C2 to C2, अदरवाइज फिर क्वांटम गेट वाली बात नहीं कर पाएंगे लोग।
इसमें ये पूछा, आगे ये पूछा गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है ये एक्चुअली एक क्वांटम गेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या, क्वांटम गेट का नाम बताना और उसकी मैट्रिक्स बताना। तो मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स उनके लिए, 3 मार्क्स ये प्रूव करने के लिए। तो ये वाला एक्चुअली जो है इसको बनाता है, नहीं समझ में आता याद भी कर लो। ये होता है जेड गेट, होता है पाउली जेड गेट होता है। इसकी मैट्रिक्स ऐसी होती है 1 0 0 -1। री एग्जाम वाले में काफी लोगों ने लिखा दिया। और ये होता है एक्स गेट होता है, ये होता है पाउली एक्स गेट। इसकी मैट्रिक्स ये होती है 0 1 1 0। कम भी समझ में आए तो एटलीस्ट उसको याद रखो, आगे फिर कभी क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ोगे तो डिटेल पढ़ोगे। अभी उसके बारे में क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा, लेकिन जो चीज ऑलरेडी पढ़ ली है उससे कनेक्टेड है तो थोड़ा बता दिए उसके बारे में। और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना, उसमें नोट्स में अच्छे से लिखा है ना डिटेल में, आई होप समझ जाएंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, अच्छा कुछ लोग क्यूआर कह रहे हैं बताने, ठीक है। तो ये वाला बता दूं, ये तो ऑलरेडी बताया ना, ये वाला बताऊं सही तो सब पेपर में जो है वो पेपर का मुझे नहीं पता ना, पेपर बहुत सारे सेट बनते हैं उसमें कौन सा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो सब तो, लेकिन जितना नोट्स में माइनस वाला बताया ऑलरेडी क्लास में, फिर से बताना है। अच्छा कौन सा माइनस वाला, ठीक है कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे ठीक से लिखते हैं। तो दो प्रॉपर्टी एक साथ करने में शायद आपको कॉम्प्लिकेशन, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टी चेक करना होता है। अब चाहे तो दोनों को एक साथ चेक कर सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन, चाहे तो अलग अलग, शायद एक साथ में शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो अलग अलग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चेक करना है, सब स्पेस में हमें क्या देखना होता है कि दो वेक्टर्स का सम उसी सेट में बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये देखना होता है कि दो वेक्टर लिया, उनको ऐड किया, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया फिर ऐड किया, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये प्रूफ करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, टी ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2, दो वेक्टर ले लिए x1 y1 और x2 y2, ऐसे कर लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं फिर t अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाहर है ना t। और एक क्या कर सकते हैं हम लोग कि दोनों का इमेज निकालें अलग अलग, x1, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, x1 y1 का इमेज निकाल रहे हैं, मतलब t अप्लाई कर रहे हैं x1 y1 पे, और x2 y2 पे t अप्लाई कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं और फिर t अप्लाई कर रहे हैं ना। तो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, हाँ ये ब्रैकेट बनाए कि अल्फा टाइम्स x1 y1, या xy भी लिख सकते हो, एक ही है तो xy भी लिख सकते हो, इतना xy लिखेंगे एनीवे, और अल्फा टाइम्स t ऑफ xy। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर में चाहे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो फिर t अप्लाई करो, और चाहे तो उसकी t से इमेज निकाल लो फिर अप्लाई करो अल्फा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इनको सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी देखना है हमें, समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी, वेक्टर्स को ऐड करो फिर t अप्लाई करो, या फिर t अप्लाई करके ऐड करो, दोनों इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर में, फिर t अप्लाई करो, या फिर t अप्लाई किया और अल्फा से मल्टीप्लाई, तो करते हैं आराम से, इतना मुश्किल नहीं, आसानी से आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, हमने क्या लिखा इसमें, ब्रैकेट के अंदर है ना दोनों वेक्टर्स, तो पहले ऐड करते हैं वेक्टर्स को। तो काफी लोग समझने के बावजूद भी गलत लिख देते हैं। तो देखो ऐड करेंगे क्या होगा, सिंपली दो वेक्टर्स को C2 के कैसे ऐड करना है हमें, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में, x1 प्लस x2 क्या होगा, पहला कंपोनेंट पहले का जो कॉमा के पहले वो क्या है, पहला कंपोनेंट है, कॉमा पहले यहाँ क्या है x1 है, कॉमा पहले यहाँ क्या है x2 है, यहाँ कॉमा के बाद क्या है, आप कॉमा लगाएंगे। कुछ लोग लिख भी रहे थे ठीक से तो क्या कॉमा लगाना भूल जाते हैं, कॉमा लगाना जरूरी है ना, तभी C2 का एलिमेंट होगा ना। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया x1 x2, एक्चुअली C2 तो x1 x2 ये हो गया, पहले क्या है x1 प्लस x2 है, फिर क्या आएगा बताइए, y1 प्लस y2, तो ये कर दिया पहला स्टेप हमने, क्या वेक्टर्स को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, t अप्लाई करना है, अब हम t अप्लाई कर सकते हैं ना, इसके अंदर और कुछ नहीं है ना सॉल्व करने को। t अप्लाई करोगे, t का डेफिनेशन क्या है, t ऑफ xy क्या मिल रहा है, x माइनस वाई, माइनस वाले करना बताना ना पहले। तो t ऑफ xy क्या था, माइनस वाई। ये चीजें क्या होती है, नोटेशनल होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या है कि x y की इमेज क्या मिल रही है,
x कॉमा माइनस वाई, तो इसको हमें समझना है कि उसका क्या मतलब है। कॉमा के बाद क्या लिखा था y, तो इमेज में कॉमा के बाद क्या लिखा, y की जगह माइनस वाई, तो यहाँ पे कॉमा के बाद क्या लिखा है y1 प्लस y2, इमेज लिखोगे तो कॉमा के बाद क्या लिखोगे माइनस ऑफ y1 प्लस y2, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे ना तभी समझ में आएगा कि पूरे का माइनस है। तो ये लिखेंगे x1 प्लस x2 और कॉमा लगाएंगे फिर माइनस और चलो ब्रैकेट एक और उसी टाइप के ब्रैकेट, बचपन में तो बताते हैं उसी टाइप ब्रैकेट के अंदर वही नहीं बना ना, चलेगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बचपन में बताया जाता है कि इस ब्रैकेट के अंदर यही ब्रैकेट फिर नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली टपल के लिए ये वाला ब्रैकेट ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाते, इसलिए चलेगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि कॉमा के बाद क्या है हमारा पूरा सेकंड कंपोनेंट है, पूरे सेकंड कंपोनेंट का माइनस लगाना है ना, वहाँ y था तो माइनस वाई, यहाँ y1 प्लस y2 था तो माइनस वाई, एक से ज्यादा टर्म थे इसलिए ब्रैकेट बना के लगाए। अब इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा माइनस y1 माइनस y2, और इधर से क्या आएगा t ऑफ x1 y1, t ऑफ x1 y1 क्या आता है x1 कॉमा माइनस y1, माइनस y1 और प्लस, अगर एक स्टेप और चाहते हो तो ये लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, चाहते हो तो लिख सकते हो इसको, देखो माइनस y1 प्लस माइनस y2, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, अगर समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक बार अगर दो अलग वेक्टर के सब में लिख रहे हैं तो x1 के साथ ये वाला माइनस y1 और x2 के साथ ये वाला माइनस y2, ये क्या आ जाएगा x2 कॉमा माइनस y2, ये क्या है x1 कॉमा माइनस y1, t ऑफ x1 y1 है ना, x1 y1 का इमेज क्या है x1 कॉमा माइनस y1, क्योंकि x y था क्या आ रहा था x कॉमा माइनस y आ रहा था, x1 y1 है तो x1 कॉमा माइनस y1 है, और x2 y2 है तो क्या आ रहा था x2 माइनस y2, तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। ये वाला प्रॉपर्टी तो और आसान है उससे भी, इसको कैसे लिखेंगे बताइए, अल्फा अप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1, वैसे x1 y1 लेना की जरूरत नहीं, xy ही ले ले, यहाँ 1 2 क्यों लगाया क्योंकि दो वेक्टर थे, तो फिलहाल लिख दिया तो चलेंगे, xy भी ले सकते हैं। तो t का डेफिनेशन क्या है बताइए, t का t क्या कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट को माइनस कर दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, नहीं पहले तो क्या आएगा ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे अल्फा x1 फिर कॉमा क्या मिलेगा माइनस अल्फा y1 ना, ब्रैकेट जरूरत नहीं है एक में, ये तो डेफिनेशन क्या है देखो, इसी को अच्छे से समझना है, टी कैसे अप्लाई करना है। टी क्या है, x कॉमा y से क्या दे रहा था, x कॉमा माइनस y, यहाँ पे क्या था अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1, यही था ना अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 था, तो इसकी क्या होगा इमेज, यहाँ पे हम लोग सेकंड कंपोनेंट में क्या लगा रहे माइनस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट क्या था अल्फा y1, तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। हमें इसको प्रूव करना है, आसानी से आ जाएगा, अल्फा x1 कॉमा माइनस y1 लिख सकते हैं इसको, बस हो गया। नहीं ये लिख देते ना, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको यहाँ लिख देते हैं नॉट इक्वल अल्फा, देखो x1 कॉमा माइनस y1 क्या है, यहाँ x1 लिखा है तो 1 लिखते हैं, x1 कॉमा y1, t ऑफ x1 y1 क्या आता है x1 कॉमा माइनस y1 आता है ना, यहाँ अल्फा बस हो गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे ही शो कर देंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हो गया। तो मान लो जिस तरह कॉम्बिनेशन बताया वैसा क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स यहाँ से आ रहा, समझ में क्या पूछ रहा है, हाँ मराठी नहीं है मतलब क्या हुआ उधर कहाँ पे ऐड नहीं किया, अल्फा तो कहीं ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड मतलब क्या इंक्लूड किया, वो बोलना, हाँ मैथ क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ बोलिए,
ये दो प्रॉपर्टी चेक करना होता है लीनियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन की। डेफिनेशन ये है कि किसी भी मैपिंग को एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे कोई भी मैप है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों चेक करना होता है लीनियरिटी की डेफिनेशन से। तो ये हो गया। इसके बाद जो दो एक्स्ट्रा चीजें पूछा है, क्या पूछा था कि ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वांटम गेट को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा क्वांटम गेट है? जेड गेट है। फिलहाल लिखना ही है आपको। तो अब मैट्रिक्स अभी तो आप लिख सकते हैं, मतलब बताने को मैं बता सकता हूँ। ये आया समझ में? मैट्रिक्स देखो एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा का कोर्स होता है तो हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो आपस में। देखो मैट्रिक्स बनाना एक्चुअली अपने आप में एक अच्छा सा टॉपिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाना। बट वही कि 2 ही यूनिट में पढ़ाना था, इसलिए नहीं बताया उसको उतना डिटेल में। एक थोड़ा सा बताया था। मैट्रिक्स लिख दो दैट्स, पर मैट्रिक्स आपको याद है ना कौन सी होती है? 1 0 0 -1 होते हैं। तो अभी के लिए याद रखो। बताने को मैं बता, देखो ऐसे होता है कि बेसिस एलिमेंट्स का इमेज निकालते हैं, फिर उसके बाद उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं, उससे कॉलम वेक्टर बनाते हैं। तो अभी के लिए रहने देते हैं। अभी एक्चुअली जो उसका बेसिस होता है C2 का क्वांटम कंप्यूटिंग में इस तरह का लिखते हैं। इसका लिखते हैं तो T0 ये ऐसे आता है। तो वो सब रहने दे रहा हूँ अभी के लिए। किसी और क्लास में कभी एक्स्ट्रा आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ने का मन हो, उसका मतलब बेसिक जितना इससे रिलेटेड तो बता देंगे, अभी रहने देते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो था उसका भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा बता देंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन x2 y2, इसको कैसे लिखते हैं? ये वाला उससे भी आसान है। ये वाला देखिए उससे भी आसान है। अगर ये लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिया है? x, y को क्या कर रहे हैं? y, x। ये तो बहुत आसान है, उससे काफी आसान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यही हो जाएगा ना। अब t अप्लाई करेंगे। कैसे डिफाइन है बताइए? लीनियर ट्रांसफर कैसे डिफाइन है? पहले कंपोनेंट को दूसरा कंपोनेंट बना दे रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट पहले स्वैप कर दे रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ इस पे अप्लाई करो, क्या होगा? कॉमा के बाद जो लिखा है उसको कॉमा के पहले लिखना है, y1 प्लस y2, और कॉमा के पहले क्या लिखा है? x1 प्लस x2। यहाँ x था तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 हो जाएगा। और इनको अब अलग अलग लिख देते हैं। 2 वेक्टर के सम के फॉर्म में इसको लिखते हैं। क्या मिलेगा? y1 कॉमा x1 प्लस y2 कॉमा x2 लिख सकते हैं ना ऐसे? क्या नहीं बता, कुछ और बताना है क्या? कम। तो देखो ये किसकी इमेज है? ये वेक्टर किसका इमेज है? T ऑफ x1 y1 का ही तो इमेज है। x1 y1 है, और ये क्या है? T ऑफ x2 y2 है। तो ये तो उससे आसान ही है। तो ये काफी आसानी से आ गया। ये वाली होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो स्केलर मल्टीपल वाला, T ऑफ अल्फा x1 y1 दिया तो ये क्या आएगा यहाँ से? T ऑफ अल्फा x1 अल्फा y1। आप बताइए इसका इमेज क्या होगा? उनको बताना, इसका इमेज क्या होगा? अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 का। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या? हाँ, कॉमा बीच में बोलो, अल्फा y1 कॉमा अल्फा। हाँ ठीक। तो जस्ट क्या कर रहे हैं? दूसरे कंपोनेंट को पहला कंपोनेंट बनाना है, पहले कंपोनेंट को दूसरा कंपोनेंट, और इसी को लिख सकते हैं क्या? अल्फा टाइम्स y1 x1, और ये y1 x1 क्या है? क्या है? इमेज ऑफ x1 y1 है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे ही आपने कर दिया, क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेंस T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन से क्वांटम गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा गेट होता है? पाउली एक्स गेट होता है। पाउली एक्स गेट ये होता है, पाउली एक्स गेट। अभी के लिए याद रखिए, फिर कभी मैं ही पढ़ा सकता हूँ या आगे कोई कोर्स होगा तो। पाउली एक्स गेट और इसकी मैट्रिक्स क्या होती है? ये होती है 0 1 1 1। एक दिन आप में से भी किसी ने दिया था प्रेजेंटेशन देने वाले,
तो ये एक्चुअली जो उसमें केट 0 केट 1 होता है, तो ये केट 0 से केट 1 बना देगा और केट 1 को क्या बना देगा, केट 0 बना देगा। तो इतना मतलब अगर ये लिखेंगे आप तो 1 मार्क्स इसके लिए ये लिखने के लिए, 1 मार्क्स ये लिखने के लिए। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं तो कैसे आता है वो सभी बता सकते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए एटलीस्ट। हाँ अरे बता तो, आपसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आए कि सो दैट दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग क्वांटम गेट एंड इट्स मैट्रिक्स, क्या लिखोगे? जब आल्सो वाले में क्या लिखोगे? कहा कि दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेस्पॉन्ड्स, पिछला वाला जेड गेट है, ये क्या है, एक्स गेट है। क्या पाउली नाम में ऐसे यार? अरे बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे पाउली। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी के लिए याद स्वैप करते हैं। देखो एक्स गेट क्या करते हैं, स्वैप करते हैं कंपोनेंट्स को, ये स्वैप कर रहे हैं एक्स और वाई, मतलब स्वैप गेट वैसे उसमें अलग होता है। अभी के लिए इसको याद रखो, टाइम नहीं तो मैं डिटेल बता। अभी के लिए याद रखो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये है, इसमें एक्स और वाई चेंज हो रहा है, वो क्या है, एक्स पहले वाला जेड। हाँ दो ही है ना, दो ही तो बताया, ज्यादा कुछ तो नहीं बताया ना, तो अभी के लिए याद रखो इसको। हाँ जितना पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, ये क्लियर। मैंने क्लास के टाइम पे थोड़ा सा बताया था, फिर गेस्ट लेक्चर भी ऑर्गेनाइज करने वाला था लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ा तो नहीं हुआ। हाँ तो ऑप्शंस वगैरह को इंक्लूड करते हुए, मोस्ट प्रोबेबली पहला वाला जो यूनिट होगा, मतलब जो शुरू का क्वेश्चन होगा, इतने में आपका काम हो सकता है। और पढ़ना है तो और पढ़िए, पढ़ने के लिए मतलब कोई। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में देखो क्या क्या टॉपिक्स है, क्यों आपस में डिस्कशन करें। अगर मान लो थक गए हो मानो तो कोई जा भी सकते हो, जबरदस्ती नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखो यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ऐसे क्यूआर डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू और पीसी है ना। क्यूआर डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन कोई बताओ। ये वाला करिए 1 2 1 0, ये वाला। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, क्यूआर डिकम्पोजिशन था ना ये क्वेश्चन में फाइंड द क्यूआर डिकम्पोजिशन। हाँ अच्छा 1 1 वाला 1 1 मैं आसान वाला बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन बताओ, एक जैसे में कोई भी कोई भी चीज 2 2 1 3, चलो इसको 2 2 1 3 सर नीचे 2 है। अच्छा अरे 2 1 2 3 ये है ना, ठीक है इसको कर देते हैं। हाँ देखिए नहीं मन लग रहा तो आप जा भी सकते हैं। तो ये क्यूआर डिकम्पोजिशन इस मैट्रिक्स का फाइंड करें। क्यूआर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है इस मैट्रिक्स को, जिसमें से एक मैट्रिक्स जिसको कि क्यू बोलेंगे वो क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी और आर क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका बताया था, कि क्यू कैसे आता है, जो भी मैट्रिक्स को ए लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए है तो ए के जो भी कॉलम्स हैं, ए के कॉलम्स से वेक्टर, कॉलम्स को वेक्टर मानेंगे, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करेंगे। जो भी बेसिस वेक्टर्स हैं उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उससे क्या मिल जाएगा, क्यू। एक बार क्यू मिल गया तो आर कैसे आता है, क्यू ट्रांसपोज से ए में मल्टीप्लाई करने से आर आ जाता है। तो देखो इसके वेक्टर्स को लिखते हैं हम लोग, इसको मान लिया V1 हम लोग किसको मान रहे हैं, मैट्रिक्स के पहले कॉलम को, मैट्रिक्स के पहले कॉलम को क्या बोल रहे हैं, V1 बोल रहे हैं। क्या है पहला कॉलम 2 और 2 है, और दूसरा कॉलम क्या है 1 3 है। तो पहले तो हम लोग ऑर्थोगोनल कॉलम बनाते हैं, फिर नॉर्मलाइज कर देंगे बाद में। तो मान लो ये बनाना है हमें W2 लेते हैं, और वैसे जनरली हम लोग W1 कोई जरूरत तो नहीं फिर से एक नोटेशन लिखने की, बट इसको चलो लिख लेते हैं। W1 V1 सेम ही है। W2 कैसे बनाते हैं हम लोग, W2 आता है V2 माइनस V2 का इनर प्रोडक्ट, V2 का इनर प्रोडक्ट W1 के साथ अपॉन W1 का इनर प्रोडक्ट W1 के साथ, और यहाँ पे W1 ये बताया था ना।
मतलब इसमें तो आसान स्टेप है। V2 क्या है हमारा 1 3 है माइनस V2 का W1 के साथ इनर प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। V2 का W1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा इनर प्रोडक्ट 1 into 2। देखो पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 प्लस 3 into 2 कितना आएगा 2 plus 6 8 आएगा। तो अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, अगर अलग से करना है तो इसको कर सकते हैं आप लोग। V2 और W1 का इनर प्रोडक्ट क्या है, ये 1 3 इसका प्रोडक्ट 2 2 से ये कितना आ जाएगा 2 into 1 प्लस 3 into 2 ये कितना आ गया 8 आ जाएगा। और W2 और इसका W1 का इनर प्रोडक्ट खुद के साथ कितना आएगा, W1 का इनर प्रोडक्ट खुद के साथ कितना आएगा 2 2 और 2 2। कॉलम में बताया था कैसे होता है 2 into 2 plus 2 इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, अगर आ रहा है ये भी 8 आ रहा है 8 आ रहा है ना, ये भी 8 आ रहा है। और W1 क्या था 2 2 था, ये आ रहा है ना, तो 8/8 तो 1 हो जाएगा सिंपली। तो ये होगा 1 3 माइनस 2 2 सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा 1 minus 2 1 minus 2 कितना आ गया -1 और 3 minus 2 1 हो गया। तो अभी मिल गए हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉलम्स मिल गए, इनको नॉर्मलाइज कर लो तो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स मिल जाएंगे। PCA क्या है PCA ना जो क्यू मैट्रिक्स होगी, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं हम लोग क्यू, उसके कॉलम सब फाइंड करते हैं। U1 और U2 दो कॉलम होंगे ना, कैसे मिलेंगे वो कॉलम, इन्हीं W1 W2 को नॉर्मलाइज करने से। तो W1 अपॉन W1 नॉर्म से तब उसके डिवाइड कर। W1 का नॉर्म कितना है, W1 का नॉर्म क्या है, नॉर्म ये होता है 2√2 होगा ना। देखो W1 का नॉर्म एक्चुअली है स्क्वायर रूट ऑफ W1 इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ना। तो ये एक्चुअली 8 आया था ऑलरेडी, ये क्या हो गया 2√2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा W1 कितना था 2 2 था ना, तो ये 1/2√2 तो ये कितना मिल गया नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये एक्चुअली आएगा 1/√2 और 1/√2 यही आएगा ना। हाँ तो एक बार फिर हम लोग हार्डवर्ड मैट्रिक्स मिलने वाली है। U2 क्या होगा W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2। W2 का नॉर्म क्या आएगा, W2 का नॉर्म क्या होगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं मन में, अब तो शायद प्रैक्टिस हो गई। स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ही तो आता था, याद है ना। नहीं तो देखो W2 का नॉर्म अगर नहीं याद है तो देखो ऐसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ W2 इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा -1 इंटू -1 स्क्वायर हो जाएगा। इंश्योरेंस यही होगा ना, W2 का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लो क्या होगा -1 इंटू -1 और +1 इंटू 1 तो -1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। कौन सा अरे 2 ने डिवाइड किया 2/2√2 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√2 बचा ना। फिर ऐसे 2/2√2 मतलब सेम ही 2/2√2 क्या 2 से 2 कैंसिल आउट 1/2 यही हुआ ना, नहीं समझे। अरे 2 ये एक स्केलर है 1/2√2 एक स्केलर है, मान लो इससे दोनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा ना न्यूमरेटर में। जब इसको ये एक स्केलर है मैट्रिक्स कॉलम के आगे, ये अंदर जाएगा तो 2 क्या होगा 1 में मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ 2/2 आगे समझ। तो अब देखो ये निकालेंगे, इसका क्या है नॉर्म 1/√2 आया है, यहाँ पे -1 और 1 है, तो ये क्या होगा -1/√2 और 1/, यही आएगा ना, सेकेंड कॉलम ये आएगा ना। W2 को नॉर्म ऑफ 2 से डिवाइड किया
मतलब इसको इस हम लोग ये यूज करें नॉर्म ऑफ दोनों एक ही बात हुई ना। W1 नॉर्म से डिवाइड करना या 1/W1 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है ना। यही आएगा ना, ये समझ में आया। U1 U2 निकालना, U1 U2 मिल गया तो फिर इसके बाद काम आसान है। आसान है क्या होता अगर क्यों तुम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, कुछ लोगों की बात अलग है, अदरवाइज काफी आसान है। क्यों क्या होगा, जो दो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स आए हैं, जो दो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स आए हैं वही क्या है हमारा वही क्या है ऑर्थोनॉर्मल जो वेक्टर्स आए हैं वही क्या है क्यू के कॉलम्स है ना, वो लिख दो तो क्या मिल जाएगा। क्या मिला था 1/√2 और 1/√2। यहाँ पे क्या आया था दूसरा वाला कॉलम -1/√2 1/√2। कोई क्वांटम गेट होता है ऐसा? अगर ये माइनस यहाँ की जगह यहाँ होता तो हडमार्ड गेट होता, वो भी एक इम्पोर्टेंट हाडामार्ड गेट होता है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, क्वांटम कंप्यूटिंग सारी क्वांटम एल्गोरिथम में यूज होता है यहाँ, लेकिन वहाँ माइनस वहाँ की जगह यहाँ रहता है। तो फिलहाल ये क्यू आ गया, आर कैसे निकालेंगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आर कैसे आएगा क्यू ट्रांसपोज ए। ये कैसे होगा क्यू ट्रांसपोज ए करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्यू ट्रांसपोज क्या आएगा, क्यू ट्रांसपोज क्या आएगा बताइए ट्रांसपोज। हाँ 2 में तो हो गया 1/√2 -1/√2 और यहाँ पे यही होगा ना। ए मैट्रिक्स क्या थी बताइए, ए मैट्रिक्स क्या थी बताइए 2 2 1 मैट्रिक्स में इधर होता है कितना 2 1 ये था ना। मल्टीप्लाई कर दो, आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, काफी लोगों को नहीं आता है। और एक तो किसी के आंसर शीट में मतलब भूल गया मैं रोल नंबर, मतलब पता भी हो तो नहीं बताऊं पब्लिकली, उसने सारे क्वेश्चन में शायद 0 या 1 मार्क्स उसको दिया है मैंने सारे क्वेश्चन में। कहाँ पे ट्रांसपोज किया ना, ये दो ट्रांसपोज का मतलब होता है पहले रो को पहला कॉलम बनाएंगे। तो किसी की आंसर शीट में उसने सारे क्वेश्चन में हर एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया 1/√2 × 1/√2 माइनस, सब में यही लिख दिया। तो जो भी हो आई होप अभी पढ़ लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं याद है ना, देखो पहली एंट्री कैसे आएगी 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी। पहली एंट्री कैसे होगी पहले रो और पहले कॉलम के इनर प्रोडक्ट से। कैसे होगा देखो पहला रो और पहला कॉलम लोगे, इस मैट्रिक्स का पहला रो और इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या होगा 2 × 2/√2 हो जाएगा ना। 2/√2 कितना हुआ √2 और इसमें भी 2/√2 दोनों को ऐड किया क्या आएगा 2√2। अगर इतना नहीं कैलकुलेशन मन में कर पा रहे हो तो अलग से कर एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। देखो ये होगा 2/√2 प्लस 2/√2। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, और भूल रहे हो तो देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें मल्टीप्लाई किया पहली एंट्री के लिए, तो यहाँ से ये मिला है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग पहला रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/√2 प्लस 1/√2 यही होगा ना। नहीं सॉरी दूसरा कॉलम लेना था, पहला रो और दूसरा कॉलम लेना है 1 × 1/√2 प्लस 3 × 1/√2 तो क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 3/√2 यही होगा ना। और इधर अब क्या करेंगे, अब दूसरा रो और पहला कॉलम वो तो 0 मिल जाएगा दिख रहा है -2/√2 और आना ही चाहिए क्योंकि r क्या होता है हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना, तो ये तो 0 आना ही चाहिए और आ भी जाएगा प्लस 2/√2 यही आएगा ना। देखो पहला रो और सॉरी दूसरा रो और पहला कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 2 × -1/√2 कितना -2/√2, फिर ये 2 × 1/√2 प्लस में 2/√2, फिर लास्ट वाली एंट्री कैसे आएगी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना मिलेगा -1/√2 प्लस ये 3 × 1/√2 ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कितना आएगा बताइए
ये 4/√2 उसको ये आएगा 2√2 आ जाएगा। 4/√2 2√2 आएगा ना, क्योंकि 2/√2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 2√2 आ जाएगा। ये वैसे 4/√2 इसको ये लिख सकते हैं, और ये क्या होगा 3 + 1, ये भी 4/√2 जिसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? कुछ लोग ये पूछने आते हैं 4/√2 क्या है, 2 × 2/√2 है, तो ये क्या है 2 × इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन कुछ लोग पूछने आ जाते हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ये क्या है 2√2 है, ये रफ कैलकुलेशन है इसका। कुछ लोग पूछने आते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, तो 2 + 2 ये आएगा तो इसको ये लिख सकते हैं। ये वाला क्या होगा 0 आएगा, वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ना, 0 ही आना चाहिए क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। तो ये 0 आ गया। ये लास्ट वाली एंट्री क्या होगी 2/√2 जो कि क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो Q और R दोनों मिल गए, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। और अगर अच्छे से लिख दिया ऐसे 2 1 2 3 = 1/√2 - 1/√2 जे पहिली टर्म 1/√2 Q और R फाइंड करके लिख दिया तो भी चलेगा उतना तक, लेकिन अगर इसको लिख दिया तो और अच्छी बात है। ये क्या है आपका A है, ये क्या है Q और R है, तो इसको लिख देते हैं पहिली टर्म कशी आहे is the required QR decomposition, QR decomposition। ह्याला प्लस म्हणजे हे दुसरं ह्याला अगर ये लाइन लिख देते तो और अच्छी बात है, मतलब अच्छे से लिखना चाहिए। ये है समझ, तो इसका प्रैक्टिस करिएगा। हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ पार्ट्स की बात। आई होप समझ में आया होगा। बाकी देखो हो सकता है सबको सब कुछ ना समझ में आया होगा, हो सकता है किसी को कुछ पार्ट समझ में, और कुछ स्टूडेंट हो सकता है सब कुछ समझ में आया होगा। तो और 1-2 दिन जो भी है आपस में डिस्कस करके पढ़िएगा। तो इसी तरह से बाकी जो इसके क्वेश्चन है इससे भी आसान है ना। अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा है वो तो और भी आसान है। तो इसमें कोई भी 0 एंट्री नहीं थी तो भी इसको कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एसवीडी का। कुछ लोगों ने असाइनमेंट लिख के दिया है एसवीडी को, कोई पीवीडी कोई एसवाईडी कुछ भी लिख दे रहे हैं। वो क्या है एसवीडी है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। तो पूरा एक एसवीडी निकालो तो काफी बड़ा क्वेश्चन होगा। तो री एग्जाम वाला पेपर देखो उसमें क्या पूछा गया है, देखा पेपर उसमें क्या क्वेश्चन है। एसवीडी का फुल फॉर्म क्या है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर वैल्यू निकालने का ही है। तो सिंगुलर वैल्यू निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कोई बताओ क्वेश्चन, सिंगुलर वैल्यू पहले डेफिनेशन बताओ क्या है। हाँ तो कोई मैट्रिक्स बताओ जो सिंगुलर एसवीडी का क्वेश्चन था। 1 0 रो बता रहे कॉलम बता रहे, रो वाइज हाँ पहला रो बताओ 1 0 1 0 0 1 नीचे सेकंड रो 1 0 0 1 और 1 1 ये है ना एक मैट्रिक्स है। इसका एसवीडी निकालते हैं तो एसवीडी में कई सारे स्टेप्स हैं। एसवीडी निकालने का मतलब 3 मैट्रिक्स निकालते हैं ना, यू सिग्मा और वी। 3 मैट्रिक्स निकालते हैं यू सिग्मा और वी, जिसमें सिग्मा के अंदर सिंगुलर वैल्यूज होती हैं। तो एटलीस्ट सिंगुलर वैल्यू निकालने तक का देख लेते हैं कैसे। हाँ बता रहा हूँ जो तो अभी एक लिख दिया जो मैट्रिक्स वही। तो देखो इसका मान लो सिंगुलर वैल्यू का डेफिनेशन क्या है। सिंगुलर वैल्यू किसको बोलते हैं, सिंगुलर वैल्यू किसको बोलते हैं। अगर डेफिनेशन पता हो तो निकाल भी सकते हैं। सिंगुलर वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज। बट आइगन वैल्यूज किसकी, एक ही आइगन वैल्यू नहीं, एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए। देखो कई सारे स्टेप्स हैं, एटलीस्ट कुछ स्टेप तक सीख लेते हैं। तो देखो सिंगुलर वैल्यूज निकालने तक एटलीस्ट समझ लेते हैं। सिंगुलर वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो पहले तो जानते हैं सिंगुलर वैल्यूज हैं क्या। सिंगुलर वैल्यूज होती है ए जो है, ए से एक दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे बी, तो क्या होगा बी इक्वल्स टू होगा ए ट्रांसपोज इनटू ए। जब बी मिल गया तो बी की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज मिल गई तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, सिंगुलर वैल्यू मिल गया, दैट्स इट। 3 स्टेप है।
तो उसमें भी एक दो स्टेप भी करो, मान लो अगर नहीं आ रहा है इनवर्स केस किसी को, तो एक आध स्टेप करो, कुछ तो एक दो मार्क्स में मिलेगा ना। तो जितना समझ में आए एटलीस्ट उतना करना है। तो सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स बनाते हैं। बी क्या होगा? ए ट्रांसपोज ए। सबको पता है ना ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है कि जो भी रो कॉलम से उससे रो बनाना है। इसका पहला कॉलम क्या है? 101। तो ए ट्रांसपोज में पहली रो क्या हो जाएगी? तो भाई ये पहला कॉलम क्या था? 101 ना, तो इससे पहली रो बन जाएगी 101। दूसरा कॉलम 011 है तो इससे दूसरी रो बन जाएगी। ट्रांसपोज सबको आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? जो पहला कॉलम था 101 उससे पहली रो बन गई 101, और जो पहला कॉलम था 011 इससे क्या बन गई? दूसरी रो बन गई 011। और ए को तो एज सच लिख देंगे जो था 101 01। तो ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कर लेंगे? मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी क्या है। 2 आता है सबको मल्टीप्लाई करना? हाँ, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो। पहले बताओ किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 2/2 2/2 आएगा ना। देखो ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है? ये है 2/3 का, और ये वाली मैट्रिक्स है 3/2 का। तो जो भी मैट्रिक्स आती है मतलब 2/3 और 3/2 है, तो वो क्या आएगा लास्ट में? 2/2 आएगा। ये क्या आएगा मैट्रिक्स लास्ट में? 2/2 आएगा। तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी देखो। एक 2/2 मैट्रिक्स होगी जिसका पहला एंट्री कैसे आएगा? पहली एंट्री कैसे आएगी इस मैट्रिक्स का? फर्स्ट रो, और इसकी पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, उसका इनर प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा? 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 2 1 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 1 0 हो गया, 1 × 0 0, 1 × 1 1 मिला। 1 इसके बाद फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, 1 × 1 1 आ गया। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम किया तो 0 × 0 0 हुआ, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 1 + 1 2 आ गया। बी मैट्रिक्स मिल गया। तो आपको जितना समझ में आए एग्जाम में एटलीस्ट उतना लिखना है। जितना भी लिखोगे कुछ मार्क्स तो मिलेगा। इसके आगे क्या करना है हमें? तो तीन सिंगुलर वैल्यू निकालने के लिए तीन चीजें करनी थी। एक तो ये बी मैट्रिक्स फाइंड करना था, दूसरा बी का आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर उतना आ गया तो स्क्वायर रूट तो कर ही देंगे सिंगुलर वैल्यू के लिए। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया तरीका कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये किसके लिए लिख रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। ऑफ बी इज गिवन एज इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे देते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ, ये ऐसे लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में तो डिटेल बताया गया तो आपको उतना टाइम नहीं पड़ता। तो इसको लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस तरह लिखते हैं बी माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। बाकी आपको अगर केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है तो इन शॉर्ट ये समझना है कि इस मैट्रिक्स से हमें क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट बनाना है। इस ये कम भी समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप ये समझिए इससे क्या मिलेगा हमें? एक डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसकी एंट्रीज सेम यही होंगी, जस्ट क्या चेंज आएगा? जो लिखा है 2 1 1 2 ये तो लिखेंगे। जो मैट्रिक्स था वो क्या था? मैट्रिक्स था, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। और क्या करते हैं इसके बाद? डायगोनल में लेमडा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आइगन वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल में लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 2 क्रॉस इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। तो एक इक्वेशन बनेगा। और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं ना। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 2 माइनस लेमडा को 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? 2 माइनस लेमडा होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। और माइनस 1 × 1, तो 1 का स्क्वायर है, ये 0 हो गया। चाहे तो इसको क्या एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के तब सॉल्व करो। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड बताया जाता था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर में बना हुआ है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये 2 माइनस लेमडा होल स्क्वायर, इस माइनस 1 स्क्वायर को इधर कर दिया, तो चाहे तो इसको 1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर या 1 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालो, क्या मिलेगा? 2 माइनस लेमडा, इधर स्क्वायर रूट लिए तो क्या होगा? +1 या -1 दोनों ही हो सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर रूट +1 -1 दोनों ही हो सकते हैं ना। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस माइनस लेमडा को इधर कर दिया, लेमडा आ गया, माइनस था प्लस में, इधर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इधर प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा।
तो फिलहाल दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो एक बारी क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3, और एक बार क्या मिल जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। सॉरी, यार है समझ में सॉल्व करना। अगर आपको किसी और भी तरीके से सॉल्व करना समझ में आता हो तो वैसा भी लिख सकते हैं। और 2 × 2 का तो एक आसान सा भी दूसरा भी तरीका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का, वैसे करना चाहो तो भी करो। लेकिन लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस टाइम्स लेमडा प्लस डिटरमिनेंट होता है, बट वो जाने दो, नई नई टर्मिनोलॉजी क्यों बताना आपको। फिलहाल पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको सीखने हैं अभी के लिए, ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो ये वाला फिलहाल ये इस तरह सॉल्व होता है, 3 और 1 आ गई, 2 आइगन वैल्यू आया समझ में। तो अभी तक किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंगुलर वैल्यू फाइंड करना है। किसका, ए का सिंगुलर वैल्यू क्या होगा बताइए। ए की सिंगुलर वैल्यूज क्या होंगी, जो दोनों आइगन वैल्यूज आई हैं इन्हीं का स्क्वायर रूट कर दो, सिंगुलर वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसको इनको लेमडा 1 और लेमडा 2 लिख देते हैं, लेमडा 1 और लेमडा 2। तो सिग्मा लिख रहे थे ना कि म्यू लिख रहे थे, सिग्मा लिख रहे थे। सिग्मा 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा 1, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरा क्या हो गया सिग्मा 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिखना है, 1 का यहाँ पे -1 नहीं लिखने लग रहा है। तो आर, ये दोनों क्या हो गए, आर सिंगुलर वैल्यूज ऑफ सिंगुलर वैल्यूज ऑफ और सिंगुलर वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज किसकी थी, बी की। देखो ये जो लेमडा 1 लेमडा 2 है वो किसका है, आइगन वैल्यूज है बी की, और ये क्या है सिंगुलर वैल्यूज किसकी है, ए की है। तो क्वेश्चन में ए की सिंगुलर वैल्यू निकालने का है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, इतना तक कर सकते हैं ना। फिर से जो देखो जब भी आज स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या बताया आपको कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसका कोई एक क्वेश्चन पढ़ा तो उस टाइप का और भी जो भी 2-3 क्वेश्चन है सब कुछ पढ़ो, ताकि ऐसा अफसोस ना हो कि नहीं अरे ये वाला तो किया था एसवीडी का लेकिन ये वाली मैट्रिक्स आ गई तो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कोई टॉपिक पढ़ो तो उस टाइप का जो और क्वेश्चन है वो कर लेना आपको। तो एसवीडी का कर लीजिएगा। इसके बाद और क्या टॉपिक इसमें, पीसीए है। इसमें अभी री एग्जाम वाले में पीसीए का क्या आया था क्वेश्चन बताइए। नहीं पेपर मैंने डाला था ना, उसमें टाइप नेक्स्ट पेज करें, इसको समझ के सीख लीजिएगा। और पीसीए में बताइए, पीसीए में मुझे ही थोड़ा थोड़ा याद है, R2 में डाटा है, डाटा इन R2 तो 3 एलिमेंट दिए 1, 2 और क्या है 2, 4, 3, 6 ऐसे है। और एक और इसी तरह से क्या 2, 4, 6, 8 और 6, हाँ इस तरह का है। तो इस तरह की क्वेश्चन मतलब इसमें भी आगे का स्टेप देखो, इसमें क्या करते हैं एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद उसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो उससे प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलता है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स तक तो इसमें क्या करते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं आइगन वेक्टर, तो उससे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पीसीए को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो इसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स बताते हैं, आइगन वैल्यू निकालना बताई दिए। हाँ पीसीए इसी का करते मतलब सेम ही है, सिमिलर है दोनों। तो मैं कोई एक करता हूँ। तो सबसे पहले तो इससे क्या करना है, हमें इस डाटा से एक मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, इससे एक मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या बनाएंगे मैट्रिक्स बताइए, इसको x लिख लेते हैं। तो सिंपली देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी देखो सीख लो, एटलीस्ट कुछ स्टेप लिखो, कुछ मार्क्स मिलेगा ना। अगर नहीं तो सबसे पहले तो बहुत आसान है, जो भी डाटा पॉइंट्स है उनको एज ए रो लिख देना, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या होगा 1, 2, 4 और 3, 6 ये हो गया। इसके बाद आपको मीन निकालना है। तो दोनों डाटा पॉइंट मतलब अलग अलग, अभी तो देखो क्या लग रहा है कि कॉमन ऐसे लिखा है ना टपल फॉर्म में, तो दोनों अलग अलग फीचर को बता रहे हैं ना। दोनों क्या है अलग अलग फीचर को बता रहे हैं, जैसे क्या एज और वेट हो सकता है या हाइट और वेट हो सकता है, तो 2 डिफरेंट फीचर है अलग अलग। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग मीन निकालते हैं। तो दोनों एक एक कॉलम का, जैसे पहले कॉलम में क्या शो हो रहा है, कोई एक फीचर शो हो रहा है, मान लो ये मतलब हाइट और वेट तो नहीं होगा 1, 2 या किसी यूनिट में हो, क्या पता हो, नहीं इतना डबल ट्रिपल तो नहीं होता किसी का, मतलब कोई डाटा है। तो मीन कैसे निकालेंगे, इसमें दोनों कॉलम का अलग अलग मीन बताइए क्या आएगा। म्यू देखो ऐसे होगा, पहले वाले कॉलम से क्या होगा 1 + 2 + 3, 3 ऐसे होगा ना। टोटल कितने डाटा पॉइंट है 3 है ना। और इधर क्या होगा
2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। ये आ रहा है ना सबको समझ में? 4 4 ही आ रहा है। तो कितना आएगा मीन? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो? 6 6 अपॉन 3 2 आएगा ना। और इधर 2 प्लस 4 प्लस 6 ये 4 आ जाएगा। ये आया समझ में? दोनों कॉलम का अलग अलग मीन निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है हमें? इस मीन को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स के हर एंट्री में सेपरेट कर देना है। तो सेंटर डाटा करेंगे तो सेंटर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? सेंटर डाटा मैट्रिक्स जो भी मीन है उसको सेपरेट कर देना है। तो इसको XC करके लिख रहे हैं। तो देखो पहले वाले कॉलम का क्या आया था मीन? 2 आया ना। तो हर एंट्री में 2 सेपरेट करना है। तो 1 माइनस 2 2 माइनस 2 और 3 माइनस 2 और इधर क्या होगा? 2 माइनस 4 4 माइनस 4 और 6 माइनस 4। तो कितना आएगा बताइए? पहला कॉलम बताइए क्या आएगा? -1 0 1 आ गया। दूसरा कॉलम -2 0 2 आ गया। ये आ गया ना। तो अब बस एक स्टेप दूर है हम लोग कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने से। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होती है बताइए? क्या होगा? लग रहा है ज्यादा आसान लग रहा है तो अच्छे समझ। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है। C इक्वल्स टू ये क्या बताया था? 1 अपॉन n माइनस 1 XC ट्रांसपोज XC। ये बताइए निकाल के कितना आ रहा है? हाँ चलो आप लोग बताइए इसको कितना आ रहा है। ये मैट्रिक्स फाइंड करके बताइए। n क्या? n कितना है यहाँ पे? n क्या है? 3। टोटल 3 डाटा पॉइंट्स है ना। n 3 है तो 1 अपॉन n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 यानी 1 अपॉन 2। यानी जो भी मैट्रिक्स आएगी क्या करना है हमें? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू दिस मैट्रिक्स और उसको 2 से डिवाइड कर देना है हर एंट्री को। तो बताइए कितना आएगा? अभी करो इसको, बैठ करो ना। अरे इसका ट्रांसपोज, हाँ ये जो आया ना XC, हाँ इसका ट्रांसपोज फिर इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। ये लिखा तो है ना, फॉर्मूला लिखा है। देखो 1 अपॉन 3 माइनस 1 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? -1 0 1 पहला रो, -2 0 2 दूसरा रो और ये सेम मैट्रिक्स रहेगा -1 2 0 0 और 1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? ये तो क्या होगा? 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स बताइए कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 आएगा ना। देखो ये -1 इंटू -1 कितना हो गया? 1 और -2 इंटू 2 सही लिखा? हाँ पहला रो पहला कॉलम, हाँ ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना। फिर इसके बाद क्या आएगा बताइए? -2 इंटू -2 2 होगा, +2 इंटू 2 4 आएगा ना। 4 और यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4 8। तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और ये 1/2 है तो 1/2 से हर एंट्री में मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, एक ही बात है ना। तो कितना आ जाएगा? 1 2 2 4 मल्टीप्लाई करना 1 2 2 4 2 4। ये आ गई कोवेरियंस मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वगैरह निकालते हैं तो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आगे आ जाते हैं। उसके आगे के स्टेप आइगन वैल्यू अभी निकालना बताया है। यस सर। तो यहाँ तक क्या है? कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने का। तो ये तो बहुत आसान है। अब डिपेंड करता है, देखो आपको एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब ऑप्शंस में रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पता किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा ना। ये नहीं पता किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इतना तक भी आप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 30 में 20, अगर इतना भी अच्छे से पढ़ दिए जितना बताया तो 30 में 20 मार्क्स तो पा सकते हैं। मेरा इतना काफी है, बाकी आप लोग पढ़िए। 6 और यूनिट बताने का। यस सर। फूरियर जेड का थोड़ा बता दे रहा हूँ, फूरियर का रेंज है। अब मतलब किसी को फुल मार्क्स पाना है तो इतना मान के चल रहा हूँ कि क्लास में आपने पढ़ा होगा ना। यस। सब कुछ पूरा कोर्स रिवाइज करो। नाइस। नेक्स्ट पेज करें।
इसके बाद देखो लास्ट यूनिट में तो 30 में से 20 मार्क्स तो इन सबसे आएगा, और उसके बाद लास्ट यूनिट में क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप अपने से पढ़ो। जेड में थोड़ा बहुत कोई एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। जेड ट्रांसफॉर्म में दिखाना क्या क्या वो क्वेश्चन लेंगे, नोट्स फूरियर का तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट देखो मतलब मैं तो ये फुल मार्क्स किसको मिल रहा है, जिसको फुल मार्क्स मिल रहा है। अब जिसको फुल मार्क्स मिल रहा है उसको फुल से भी कुछ मेहनत करनी है, मतलब आप काफी अच्छे मार्क्स पा जाएंगे इतना पढ़ने में भी। 9 और 10 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये 8 भी हो, 8, 9, 10 में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। 7 मेरे पास हाँ यूनिट 6 का ही बता रहे हैं। सेट मारू हाँ तो देखो इसमें जेड ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चंस कैसे हैं, एक तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का, ज्यादा तो नहीं किया था क्वेश्चन। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, x ऑफ n डिफाइन किया कैसे 1 है, ये क्या सीक्वेंस है, और n बिलोंग्स टू क्या है 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 ऐसे है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्या बताया जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या बताया बताइए। जेड ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और जो भी सीक्वेंस था इसका सिंपली क्या हो जाएगी, सिंपली ये आ जाएगा। सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनटू 1/z टू द पावर ये होता है ना, यस सर, ये होता है ना, तो यहाँ पे 1 ही था तो 1/z टू द पावर n हो गया। तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म करता है, सबसे पहला टर्म क्या आएगा इसका 0 to 1 हाँ 1/z टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो पहला टर्म होगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1/z स्क्वायर 1 ऐसे होगा इसको। तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म कर रहा है, एक तरह का ज्योमेट्रिक सीरीज जैसा लग रहा है ना, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ट करता है, अगर उसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो ना। इसका रीजन जेड ट्रांसफॉर्म तो इतना ही होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC निकालने के लिए क्या करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे आएगा, ये कन्वर्ज करेगा अगर 1/z, इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 लेस देन mod z। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका इस तरह से लिखेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका लिखते हैं सीधे mod ग्रेटर देन, इस तरह से लिखते हैं। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है a टू द पावर n है, और क्या क्वेश्चन है इसमें, रिमाइंडर रीजन ऑफ वन था, और एक तो क्या था a टू द पावर n वाला क्वेश्चन था। नोटेशन ये लिख रहे थे ना, x ऑफ z करके लिख रहे थे। इसका बताइए जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाँ इतने मतलब थोड़ा और स्टेप्स लिख दो इसमें, बस यही है समझने को। ये आए तब हाँ, मतलब अगर ये बोला जाए कोई सीक्वेंस दिया गया और उसका जेड ट्रांसफॉर्म और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, तो यही निकालना है आपको। तो अब जैसे इसका निकालना है a टू द पावर n, इसका क्या होगा बताइए, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मतलब आपको फार्मूला डेफिनेशन वगैरह थोड़ा लिख देना, और जैसे उसमें देखो नोट्स में लिखा है ना प्रॉपर सॉल्यूशन, वैसे लिखना है। अभी तो मेन चीज समझने, तो देखो ये क्या होता है, इसमें क्या यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए,
क्या बताया कैसे जेड ट्रांसफॉर्म आता है? जो भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/z टू द पावर n, जो भी n एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, a टू द पावर n है और 1/z टू द पावर n, यही होगा ना। इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जेड ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन यूनिलैटरल का तो का, मतलब उसका भी बाइलैटरल का भी आसान है, बाद में निकालना रीजन। तो देखो क्या किया हमने, सिंपली nth एलिमेंट इसका क्या है, a टू द पावर n, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/z टू द पावर n से, तो आ गया हमारा जेड ट्रांसफॉर्म। हाँ यही तो डेफिनेशन तो यही है। इसको अभी ठीक से लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा बताइए, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, जिंदगी समझते a/z टू द पावर n, यही आएगा ना, ये आएगा ना। तो फिलहाल तो ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म है सीक्वेंस का, यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 1 2 ये सब लिख दिया है। और इसको सीरीज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा बताइए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। पहले सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। सीरीज को एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्या आएगा बताइए, ये आ रहा है समझ में, ये दोनों नहीं आ रहा। जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखो सिंपली यही है, जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन इधर लिख देंगे। मतलब मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है इस तरह का, a0 a1 a2, ये बताया था आपको, फिर से समझ लो। इस तरह से कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या मतलब कॉमा कर करके एलिमेंट्स लिखे गए हैं, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ जेड, कि पहले एलिमेंट को z की पावर 0 से डिवाइड कर दो, यानी 1 से डिवाइड कर दो, ये तो ऐसे लिख दो। a1 को क्या करो, z से डिवाइड कर दो, a2 को किससे डिवाइड कर दो, z स्क्वायर से, a3 को z क्यूब से। बस यही है जेड ट्रांसफॉर्म, यूनिलैटरल यही है जेड ट्रांसफॉर्म आपका। अगर इसको सीरीज फॉर्म में लिखना है, इसको समेशन फॉर्म में लिखना है, क्या होगा, n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी और an अपॉन z टू द पावर n, ऐसे लिख देंगे। नहीं ऐसे नहीं लिखना, पावर an में नहीं ना, पावर an z की पावर माइनस n होता है, इसीलिए इसको डिवाइड करके लिखा है। जेड ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन यही है ना। अगर ज्यादा समझ लग रहा है, ओवर हो रहा है, तो रहने दो, 2 यूनिट एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो, 20 मार्क्स तो पाओ। हाँ लेकिन मैं फिर भी आपको सजेशन दूंगा कि जेड ट्रांसफॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, तो उसको पढ़ लो तो 5 मार्क्स वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा, और 5 मार्क्स पूरी का है। तो अभी अगर लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये इस तरह से an इंटू जेड टू द पावर माइनस n, ये जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, ये जो लिखा हुआ है, इसको अप्लाई किए इसमें तो क्या आएगा, a टू द पावर n जेड टू, इसको चाहे तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, जेड टू दी पावर माइनस n, तो यही आएगा ना, यहाँ से ये मिलेगा ना। हाँ जिनको लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया तो रहने दो, अपने दिमाग पे ज्यादा परेशान नहीं करो अपने आपको। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो पावर 0 से 1 आएगा, फिर a अपॉन जेड होगा, फिर a अपॉन जेड होल स्क्वायर होगा। फिर इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको इनवर्स निकालने के लिए भी जो इसका रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है, उसको यूज कर देंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने में, उस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा बताइए, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, इसका मतलब अगर इसको ज्योमेट्रिक सीरीज समझो तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कैसे आया, a अपॉन जेड मल्टीप्लाई करने से ना। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ a अपॉन जेड लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ a अपॉन जेड लेस देन 1 होना चाहिए। तो इससे क्या मिल जाएगा, a का मॉड, वैसे पॉजिटिव, कहीं पॉजिटिव लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे लिखा था क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो a का ही मॉड, अदरवाइज a पे भी मॉड लगाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन में ही ले लेते हैं हम लोग, a को पॉजिटिव ले लेते हैं, चेंज करो तो a लेस देन मॉड z हो जाएगा। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा हमारा z सच दैट मॉड z ग्रेटर देन a, तो ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। और जो एक लिखा था बाइलेटरल वाला, तो यूनिलैटरल का काफी आसान है, अगर आप लोग समझ लें तो। अगर एक साथ बहुत कुछ पढ़ने में ओवर हो रहा है तो बाद में समझना। एक ये वाला क्वेश्चन था ना, 1 अपॉन ऊपर मॉड के था, ये था ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें एक्चुअली यूनिलैटरल, इसमें क्या है, बाइलेटरल होता है। k बिलोंग्स टू z लिखा है, इसमें क्या है, k बिलोंग्स टू z है, k बिलोंग्स टू z। और इसका कैसे करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, ऐसा लग रहा है लोग,
नहीं रहने मतलब नहीं पढ़ना तो रहने दीजिए। बताना नहीं बताना ऐसा नहीं है। बताओ। ऐसा लग रहा है। तो देखो K बिलोंग टू Z है, मतलब इसको बोलते हैं बाइलेटरल, क्योंकि Z में क्या होगा, Z क्या है माइनस, Z क्या है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है ना। ये जो Z लिखा है एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है A0 A1 A2 इस तरह था। इसमें माइनस वाले भी हो सकते हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं ऐसे A0 A1 A2 और A-1 A-2 इस तरह से है ये सीक्वेंस, दोनों साइड ही एक्सपेंड हो रहा है सीक्वेंस। सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह वो लोग करते हैं ये चीजें, जेट ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। मैंने भी मैथ में ऐसे यूज नहीं किया कहीं, तो यूज होता है फिलहाल इसमें आपका इसमें मशीन लर्निंग में यूज होता है, इसीलिए ये सिलेबस में रखा गया है। तो अभी के लिए फिलहाल ये है सीक्वेंस। बाइलेटरल निकालने के लिए ये इस तरह से होता है। एक्स ऑफ जेड इसका जो डेफिनेशन है समेशन n इक्वल्स टू, उसमें कहां से कहां तक समेशन 0 टू इन्फिनिटी था ना, डेफिनेशन तो सेम रहेगा। उसमें क्या था 0 टू इन्फिनिटी था, ये कहां से कहां तक होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, और ये हो जाएगा सेम रहेगा डेफिनेशन z टू द पावर माइनस n होगा। और इसको हम लोग अभी दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1 और प्लस इसको n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये वाला भी हमने किया था ऑलरेडी, an टू द पावर -n। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं अब डेफिनेशन। औषधाचा पॉझिटिव्ह n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1, ये वाला लिख रहे हैं हम लोग। देखो क्या इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा बताइए, ये सीक्वेंस क्या होगा 1/4 टू द पावर 1/4 टू द पावर कितना हो जाएगा। अच्छा k लिखा है तो n नहीं k लिखना है, हर जगह n की जगह क्या करना है ना k लिखना है, क्योंकि k लिखा हुआ था ना। लग रहा है आपको नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो चाहे तो रहने दे। हर जगह n नहीं k लिखना है, क्योंकि k इसलिए डिफाइंस ऑफ फंक्शन। तो देखो कैसे लिखेंगे, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी -1, ये लिखे 1/4 टू द पावर मॉड k क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, लेकिन उसका भी मॉडुलस क्या होगा प्लस ही आएगा ना, -k का मॉडुलस k ही आएगा। तो 1/4 टू द पावर जो भी है मॉड k, अभी तो चलो लिखा रहने देते मॉड k, और z टू द पावर -k होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/4 टू द पावर k z टू द पावर -k, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जो माइनस के है उसको -k से रिप्लेस करते हैं हम लोग। तो उस दिन बताया डिटेल में, मेरा भी नहीं मन कर रहा है बताने का, आपका भी लग रहा है नहीं मन कर रहा है। तो इसको ये एक्चुअली हो जाएगा k इक्वल टू 1 2, यानी k को रिप्लेस कर रहे हैं मान लो -k से, k को रिप्लेस कर रहे हैं अगर मान लो -k से, तो हर जगह पे देखो जहाँ माइनस इन्फिनिटी वो क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, तो ये अपर लिमिट बन जाएगा, -1 क्या बन जाएगा हमारा लोअर लिमिट, -1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 1/4 टू द पावर k था मॉड k, वो -k होगा, बट मॉड रहेगा तो प्लस k ही आएगा। और z की पावर जो -k है वो क्या होगा प्लस k हो जाएगा, z की पावर k हो जाएगी। और इधर क्या होगा, इधर तो जैसे ऐसे ही रहने देते हैं, k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 1/4 k z पावर -k। दोनों पार्ट को एक्चुअली अलग अलग सॉल्व करते हैं हम लोग, एक साथ नहीं, एक में लिखना क्लासमेट्स दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, बताना नहीं बताना।
तो देखो दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला करते हैं, ये तो आसान है इसलिए पहले इसको करते हैं। सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे बीच बात आएगा k इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी 1/4 टू द पावर मॉड k था, बट पॉजिटिव के लिए मॉड k क्या है, k ही है, तो k लिख देंगे और z पावर माइनस k रहेगा। इसको आगे क्या लिखेंगे हम लोग, k इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी और 1/4, ये z पावर माइनस k को प्लस, अगर इसको डिनोमिनेटर लिखो क्या होगा, z पावर k हो जाएगा ना, z पावर माइनस k को 1/z टू द पावर k लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा एक्चुअली 1/4z टू दी पावर k लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो z की पावर माइनस k है, इसको क्या लिख सकते हैं, z पावर माइनस k को ये तो लिख सकते हैं 1/z टू दी पावर k, और यहाँ पे 1/4 टू दी पावर k ऑलरेडी था, दोनों मिला के ये लिख दिया 1/4z टू दी पावर k। और ये पार्ट कब कन्वर्ट करेगा, ये पार्ट कब कन्वर्ट करेगा, 0 and 1। इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/4z है ना। हर एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट कैसे मिल रहा है, 1/4z मल्टीप्लाई करने से ये कन्वर्ज करता है 1/4z, इसका मॉड लेस देन 1 हो, यानी कि इससे मिल जाएगा हमें 1/4 मॉड z ग्रेटर देन 1/4, ये हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा हमें। और फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट करने के लिए k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 है, k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 है 1/4 टू दी पावर मॉड k, और z की पावर माइनस k है, और k को माइनस k की जगह हम लोग क्या माइनस k ले रहे हैं, या फिर दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसी में करते हैं, k को माइनस k हर जगह कर दे रहे हैं, हर जगह चेंज करोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, अगर k की जगह माइनस k ले रहे हैं तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बनेगा, और 1 क्या होगा, तो यहाँ -1 और ये -1 + 1 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 1/4 टू दी पावर k की जगह -k होगा, बट उसका मॉडुलस क्या होगा, k ही रहेगा, और ये जो z टू दी पावर -k है ये क्या बन जाएगा, z टू दी पावर k बन जाएगा, -k की जगह k आ गया, और ये क्या है हमारा, ये आ जाएगा, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं ये आ जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा z/4 टू दी पावर k, और ये कन्वर्ज करेगा अगर z/4 का मॉडुलस लेस देन 1 हो, यानी कि मॉड z लेस देन वो होना चाहिए। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा z ट्रांसफॉर्म आएगा, जो आंसर में आएगा, इस सीरीज और इस सीरीज का सम होगा, इस सीरीज और इस सीरीज का सम होगा, दोनों पार्ट का। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या होगा, दोनों का कॉमन रीजन, दोनों का कॉमन रीजन। यहाँ से देखो क्या आया था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये एक सर्किल बन रहा है जो कि 1/4 और से ज्यादा मॉड्यूलस होना चाहिए। इस वाले पार्ट का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है 1/4 रेडियस के सर्किल के बाहर वाला रीजन है, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है 4 रेडियस के सर्किल के अंदर वाला पार्ट है, इसका 4 रेडियस सर्किल के अंदर वाला पार्ट है। तो ओवरऑल जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ओवरऑल आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वही होगा z सच दैट 1/4 से ज्यादा और तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, रिंग जैसा शेप होगा, क्या होगा 1/4 से Halloween.
ये वाला जो एरिया है ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि जो एक पार्ट कन्वर्ट कर रहा है जो सेकेंड पार्ट है ये किस में कन्वर्ट कर रहा है 1/4 से ज्यादा होना चाहिए मॉड जी, और दूसरा पहला वाला पार्ट कब कन्वर्ट कर रहा है ये 4 से लेस देन होना चाहिए। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका ये होगा, समझने का ट्राई करना आ जाए तो। बाकी एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म में एक ही क्वेश्चन किया है ना, आसान सा वो कर लीजिएगा। अरे बस रे हाँ, वो तो मैं तो खुद बंद कर दो इसको, चल रहा है।